आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये अराउंड द वर्ल्ड एक फोर्स लगता है हमारे अराउंड द वर्ल्ड। A force is present which is known as, इसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। ये हमारी दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है ये फोर्स, नॉट इवन इन अवर अर्थ, आफ्टर अराउंड अवर अर्थ एंड यू मस्ट स्टे आउटसाइड ऑफ अवर अर्थ, in whole over the universe, the one and only force which is exist in each and every place। ये एकमात्र ऐसा फोर्स है जो आपको हर जगह पर प्रेजेंट मिल जाएगा। तो हमें इसी नए फोर्स के बारे में बात करनी है, इसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। ये पूरा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये पूरा का पूरा ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नोन एज, अगर आपको इसको लिखना है तो वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ टॉपिक के साथ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। व्हाट इज अवर फर्स्ट टॉपिक? इट इज नोन एज कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। शुरुआत में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बंद कर लें। आपको वीडियो देखना है, एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स तक तो देखिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़। नया चैप्टर है, ठीक है, Kepler's law of planetary motion। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि हाउ डज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। इस प्लैनेट्स किस तरीके से सन के अराउंड मूव करते हैं, इस मोशन को उन्होंने डिफाइन करा था कि हाउ डज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। वो किस तरीके से मूव करते हैं प्लैनेट्स के मूव करने का पैटर्न क्या है, एंड कितना टाइम पीरियड लगता है उनको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ये सारी बातें केपलर्स ने अपने लॉज के थ्रू बताई थी। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, उसके अकॉर्डिंग केपलर ने बताया था दैट ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इक्लिप्स मैनर या इन अ इक्लिप्स पैटर्न। तो जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड, देखो एक चीज समझ लीजिए, ये होता है सर्कल, इसको कहते हैं हम सर्कल, और ये होता है एलिप्स। क्या होता है? इलिप्स। हो सकता है मैंने धोखे से इक्लिप्स बोल दिया, बट आप भी कंफ्यूज मत हो जाना, इक्लिप्स एक अलग वर्ड है और इस फिगर का नाम होता है इलिप्स। इसको हम इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। इसको कहते हैं हम फोकस 1, इसको कहते हैं फोकस 2। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ केपलर का ये बताता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। किस पाथ में घूमते हैं? इलिप्टिकल पाथ में, ना कि सर्कुलर पाथ में। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, द प्लैनेट्स आर मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। किस पाथ में घूम रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ। वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, ना कि एक सर्कुलर पाथ। ये केपलर्स ने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताई कि हाउ डज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। तो हम यहां लिख लेते हैं द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, मूव भी नॉट, रिवॉल्व लिख लो यहां पर, रिवॉल्व अराउंड द सन, revolve around the sun in an
elliptical path, in an elliptical path, या फिर आप कह सकते हैं दे फॉलो द इलिप्स, वो इलिप्स को फॉलो करते हैं, उनके चारों तरफ जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकल पाथ फॉर्म होता है। एंड सन रिमेन्स, और सन कहां पर होता है, एंड सन रिमेन्स वन ऑफ द फोकस, एंड सन रिमेन्स वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। ये जो इलिप्टिकल पाथ है इसमें मैंने बताया ना दो फोकस है, तो सन या तो इस फोकस पे हो सकता है या इस फोकस पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा है, प्लैनेट्स यहाँ से क्लोज है या प्लैनेट्स यहाँ से क्लोज है। तो सन इन दोनों फोकस में से किसी एक पोजीशन को गेन कर सकता है। क्लियर, आई बात समझ में? या तो सन F1 पे हो सकता है या सन F2 पे हो सकता है। ये बताया केपलर्स के फर्स्ट लॉ ने, दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और सन उस इलिप्स के किसी एक फोकस पर स्टेचू रहता है। क्लियर, ये है केपलर्स का फर्स्ट लॉ। मैं आपको इलिप्स की इक्वेशन भी बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की इक्वल टू 1। ये इलिप्टिकल इक्वेशन है। यहाँ पर जो ए है वो आप कह सकते हैं किसी भी एक फोकस पे सन को मान लें। अगर हमने सपोज करो इस फोकस पे सन को माना है, तो सन से यहाँ तक की डिस्टेंस को ए बोला जाता है और सन से ऊपर तक की डिस्टेंस, इस फोकस से ऊपर तक की डिस्टेंस को बी बोला जाता है। क्लियर, किसी भी एक फोकस को आप मान सकते हैं, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ए बोला जाता है और वर्टिकल डिस्टेंस को उसके सेंटर से बी बोला जाता है। क्लियर, फर्स्ट लॉ क्लियर? थैंक यू। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर के सेकंड लॉ के पास चलते हैं हम। इसको आप वीडियो रोक सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ कहना है कि जो प्लैनेट हैं वो हमेशा इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ। ओके, तो सन के अराउंड जितने भी ऑर्बिट हैं वो इलिप्टिकल पाथ में है। किसमें है? इलिप्टिकल पाथ। आज से याद रखना, इलिप्स नाम की भी एक फिगर होती है। ठीक है, इलिप्स एक अलग चीज है, इक्लिप्स एक अलग चीज है। इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स सुना होगा आपने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्लियर, नाउ कम टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर के सेकंड लॉ के पास चलते हैं। केपलर ने सेकंड लॉ में बताया दैट एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट्स फ्रॉम आइदर दिस डिस्टेंस और आइदर दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। समझो, सबसे पहले समझो एरियल वेलोसिटी क्या होता है। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कवर गिवन एरिया। सपोज करो हम बात कर रहे हैं एरियल वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरियल वेलोसिटी। सेकंड लॉ जो होता है केपलर का वो बताता है एरियल वेलोसिटी के बारे में। तो सपोज करिए ये आपका एक इलिप्टिकल पाथवे है और इस इलिप्टिकल पाथवे में आपका जो सन है वो इस किसी फोकस पे है। ठीक है, तो प्लैनेट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और प्लैनेट यहाँ पर मोशन कर रहा है। तो मैंने इस प्लैनेट का इतना मोशन कंसीडर कर लिया और इस प्लैनेट का इतना मोशन कंसीडर कर लिया। है ये एक ही प्लैनेट, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग है। पहले कोई पॉइंट P पे थे, अब ये प्लैनेट P, ये जो प्लैनेट है P पॉइंट सर अब Q पॉइंट पे आ चुका है। तो मैंने इस पोजीशन पर दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, A पॉइंट एंड B पॉइंट। इस जगह पर मैंने दो पॉइंट ले लिए C और D। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं।
ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। तो केपलर का सेकंड लॉ ये बताता है कि प्लैनेट कहीं भी हो, पूरे इलिप्स में प्लैनेट कहीं भी हो, वो जितने स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। और स्पीड में भी कौन सी स्पीड, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, क्या, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, स्वेप्ट बाय द प्लैनेट, कि प्लैनेट कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, मतलब कितना एरिया आगे बढ़ रहा है, कितना एरिया उसने कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। तो कवरिंग एरिया या चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको हमने नाम दिया एरियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया, एरियल वेलोसिटी। जैसे हम पढ़ते थे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसको आपने नाम दिया था वेलोसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने एरियल वेलोसिटी। तो अब होता क्या है कि इलिप्स के अंदर प्लैनेट की कोई भी पोजीशन हो, चाहे प्लैनेट यहां की तरफ हो या प्लैनेट पीछे की तरफ हो, लेकिन प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, मींस प्लैनेट का जो एरिया कवर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्लैनेट का जो एरिया कवर है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब वो इतनी दूर से डिस्टेंस कवर करे डिस्प्लेसमेंट को, या इतनी पास से डिस्प्लेसमेंट कवर करे, लेकिन जितना भी चले, कितनी भी स्पीड में चले या कितना भी स्लो चले, उसका एरिया कवर हमेशा बराबर रहेगा। या आप कह सकते हैं ट्रायंगल COD, ये वाला ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD हमेशा किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। केपलर का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो हमेशा इक्वल एरिया ही आगे बढ़ता है, उसकी एरियल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब समर में जितनी स्पीड से या जितने एरिया को प्लैनेट कवर कर रहा है उतने ही एरिया को विंटर में कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि समर है तो दिन बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता होगा कि अर्थ स्लो चलने लगा है, और विंटर है तो अर्थ सन से दूर हो गया है तो विंटर आ गए, तो विंटर में जो अर्थ है उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। अर्थ की स्पीड ना कभी फास्ट होती है ना कभी स्लो होती है। तो जो ना केवल अर्थ की जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी की जो वेलोसिटी है वो लगभग सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो केपलर्स का सेकंड लॉ हमें यही बताता है कि अर्थ और एनी प्लैनेट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन विद सेम एरियल वेलोसिटी। मींस हर प्लैनेट अपनी एक कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी के साथ चारों तरफ सन के घूमता है। अब एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, टोटल एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में प्लैनेट कितना एरिया कवर कर पा रहा है, उस टाइम उस चेंज इन एरिया और चेंज इन टाइम को हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब प्लैनेट चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे हो, हमेशा प्लैनेट एक इक्वल एरिया को ही कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसके एरिया में कभी भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। ये बताया हमें सेकंड लॉ केपलर का। क्लियर, इसके बारे में लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग the total area swept मतलब कवर करना, the total area swept by the planet
in a revolution always remains constant। तो जो एरिया कवर कर रहे हैं वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, दैट इज चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टाइम हमेशा रहेगा कांस्टेंट। हेंस एरियल वेलोसिटी, जो एरियल वेलोसिटी है, एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी, कितना एरिया कवर किया कितने टाइम में, इस चीज को कहते हैं एरियल वेलोसिटी। हेंस एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। हेंस एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर ने अपने सेकंड लॉ से हमें यही समझाया है कि हमेशा प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करते हैं, चाहे वो कम डिस्टेंस पे हो या ज्यादा डिस्टेंस पे हो। आज आपको एक चीज और बता देता हूं, सन से प्लैनेट की दो डिस्टेंसेस होती हैं। एक का नाम होता है पेरिजी और एक का नाम होता है एपोजी। पेरिजी का जो सन से छोटी वाली डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस सन के बहुत क्लोज है, तो इस डिस्टेंस का नाम देंगे हम पेरिजी। क्या नाम देंगे, पेरिजी, पास में। ठीक है, सन के बहुत पास में, इसीलिए इसका नाम है पेरिजी। अब ये डिस्टेंस देखिए आप, ये डिस्टेंस सन से काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो इस डिस्टेंस का नाम दिया हमने एपोजी। इसको क्या कहते हैं, एपोजी या फिर अति दूर। एपोजी या फिर अति दूर। ये डिस्टेंस जो है सन से काफी दूर है, इस पोजीशन पर प्लैनेट सन से काफी दूर हो चुका है, इसीलिए इस डिस्टेंस को कहते हैं एपोजी। एक और फैक्चुअल बात बताता हूं, जब हमारा अर्थ सन से एपोजी डिस्टेंस पे होता है तो हमारे इधर विंटर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, विंटर्स, क्योंकि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद सन से हमारी जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पास सन की जितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए हम लोगों को, उतनी अमाउंट की एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसीलिए थोड़ा सा हमें विंटर का फील होता है। लेकिन जब ये अर्थ हमारा सन के काफ़ी क्लोज आ जाता है, मतलब पेरिजी डिस्टेंस पे आ जाता है, तो सन की ज़्यादातर किरणें हमारे अर्थ के ऊपर आती हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें समर हमारे अर्थ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इट इज द कॉज ऑफ समर एंड विंटर इन द एक और अच्छी चीज बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। आई थिंक आप लोगों को ये सब हो चुका होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या अपना के थर्ड लॉ के अगेंस्ट टुवर्ड्स अगेंस्ट क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताया था इसमें। अब सबसे पहला लॉ बताया था केपलर ने क्या, कि प्लैनेट घूमते कैसे, फिर घूमते हैं तो किस वेलोसिटी से घूमते हैं, तो उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स एरियल वेलोसिटी से घूमते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप चाहे प्लैनेट को शुरुआत में देखिए या लास्ट में देखिए, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब थर्ड लॉ पे चलते हैं, तो थर्ड लॉ केपलर का टाइम पीरियड बताता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड को बताता है केपलर का थर्ड लॉ। तो
तो थर्ड लॉ केपलर का बताता है कि अगर प्लैनेट्स एक एलिप्स में घूम रहे हैं, प्लैनेट्स अगर सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए घूम रहे हैं, तो उनका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कुछ रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ एक रिलेशन देखने को मिलेगा। उस रिलेशन को हमें यहाँ पर चेकआउट करना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो मिडिल से एक्सिस जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं, पूरे को हम कहते हैं मेजर एक्सिस, लेकिन ये जो आधी एक्सिस हो जाती है इक्लिप्स के बीच में, जो आधी एक्सिस होती है, जो हाफ एक्सिस है, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। इसका यूज है यहाँ पर, इसलिए बता रहा हूँ। सेमी मेजर एक्सिस क्या है? ये इक्लिप्स है। इलिप्स की हॉरिजॉन्टल हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया और फिर उस डायमीटर को उसका हाफ लिया, तो उस हाफ को हमने कहा है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं ए से। तो केपलर का जो थर्ड लॉ है वो हमें बताता है that a planet revolve around a sun in an elliptical path, always follow elliptical path, have time period in such a manner, उसका जो टाइम पीरियड वो इस तरीके से होता है that square of the time period is directly proportional to cube of the semi major axis. Square of the time period of the planet is directly proportional to the cube of the semi major axis. तो उन्होंने टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करा, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लैनेट के मोशन या रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। शुरू से सुनिए। केपलर ने बताया कि अगर कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता हुआ सन के चारों तरफ घूमता है, तो उसका जो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा, मींस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड वो भी स्क्वायर में, स्क्वायर टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस होगी इलिप्स के सेंटर से लेकर इसके पेरिफेरी तक, कोने तक की जो डिस्टेंस होगी, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या? अगर आपको सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू पता है तो आप टाइम पीरियड की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा k a⁴/2। तो यहां से आपका टाइम पीरियड निकल आया किसी भी प्लैनेट्स के लिए, अगर आपको सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू पता है तो। मींस उस एलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी है, अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी प्लैनेट के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? क्या बताया उन्होंने? टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस के बीच का रिलेशन। अगर हमें किसी भी एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू पता है तो हम उस इलिप्टिकल पाथ में घूमने वाले प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो इसको हम लिखते हैं। हाँ लिखें, इसको जल्दी से आप वीडियो स्टॉप करके ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। According to third law of planetary motion, the time period, the square of the time period, the square of the time period of planet revolving in a elliptical path
around sun is directly proportional to cube of semi-major axis. ठीक है, तो थर्ड लॉ, केपलर का जो थर्ड लॉ है उसने ये बताया कि कोई भी प्लैनेट अगर इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड घूमता है तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आपके सामने एक कांस्टेंट आएगा के, और मैंने यहाँ के स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसीलिए ये पावर 2 अपॉन में चली गई। क्लियर? ये जो 2 है t के ऊपर, मुझे तो टाइम पीरियड निकालना है ना, स्क्वायर थोड़ा निकालना है, इसीलिए मैंने इस स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये पावर में 2 यहाँ पहुँचने के बाद ये हो गई पावर में 1/2। क्या हो गई ये पावर? ये हो गई पावर इनटू में 1/2। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर हो गई 1/2, इनवर्स हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। क्लियर? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ दैट इफ एनी टाइम अगर आपको बोला जाए कि 2 प्लैनेट्स हैं, उन दोनों प्लैनेट्स का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना हो एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 टाइम पीरियड और 2 सेमी मेजर एक्सिस, तो उस समय आप किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सपोज कीजिए एक प्लैनेट 1 है P1, उसका टाइम पीरियड है T1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? T1 स्क्वायर के A1 क्यूब, और आपके पास दूसरा प्लैनेट है P2, उसकी वैल्यू हो जाएगी T2 स्क्वायर इक्वल्स टू के A2 क्यूब। अब आपको T1 की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, के हमेशा सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी के की। जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी के लिए के हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, सेम वैल्यू रहेगी, किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला है। आपको बोला है कि आपको टाइम पीरियड ऑफ सेकंड प्लैनेट्स निकालना है, तो आप दोनों ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, और आपके सामने इक्वेशन क्या आ जाएगी? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। ठीक है, और जैसे ही आप इन दोनों के स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 होल का पावर 3 अपॉन 2। इन दोनों के पास क्यूब था इसीलिए मैंने होल का क्यूब ले लिया, और इन दोनों के पास स्क्वायर शिफ्टिंग हुई है इन दोनों से इन दोनों के ऊपर, इसीलिए इस होल का पावर मैंने अपॉन में 2 लिख लिया है। तो इस तरीके का रिलेशन आपके सामने आ सकता है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू दी गई हैं तीनों, तो आप T2 आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? इसको ऐसे कर सकते हैं आप, T2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 की पावर 3/2 इंटू T1। क्लियर? इसको यहां से आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आपको सेमी मेजर एक्सिस निकालने को दिया जाए और टाइम पीरियड गिवन हो, तो क्या करेंगे आप? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। तब आप क्या करेंगे? क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अभी आपने स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, आप क्यूब को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी T1 अपॉन T2 की होल पावर 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। तो अक्सर इन क्वेश्चंस में रेशियोज में आंसर्स पूछा जाता है,
तो रेशियोज में आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे और इन फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगी। पहला फॉर्मूला क्या है T1/T2, दूसरा फॉर्मूला क्या है A1/A2 का। क्लियर? तो इनसे आपको डायरेक्टली इक्वेशन बन जाएगी और इनसे डायरेक्टली आपको वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी। ये आपको इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करना है। इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, टाइम पीरियड 1 के लिए, टाइम पीरियड 2 के लिए, और T1/T2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की पावर होल 3/2 एंड A1/A2 इक्वल्स टू T1/T2 की पावर होल 2/3। बस कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर शिफ्टिंग की है और यहाँ पर क्यूब की शिफ्टिंग की है। क्लियर? इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। Two planets A and B revolving around Sun having time period T1 equals to T1 इक्वल्स टू आप ले लीजिए 6.5 years and T2 equals to 3.6 years. The value of semi-major axis of both the planet is A1 and A2. Calculate the value of A1 and A2. ट्राई करिए इसे। नहीं निकला किसी का? चलो मैं निकालता हूँ। इस तरफ लिख लूँ। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, A1/A2 का फॉर्मूला क्या होता है, T1/T2 की होल पावर 2/3। क्लियर? तो A1/A2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो रख लीजिए। T1 कितना दिया है आपको 6.5 और T2 कितना दिया है आपको 3.6। इसका पहले स्क्वायर कर दीजिए, फिर इनका क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो कैसे करेंगे, A1/A2 इक्वल्स टू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 3.6 इंटू 3.6। सिंपल सी वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो और मुझे बताने में। T1 ले लेता हूँ मैं 3 और T2 ले लेता हूँ मैं 2। 3 इंटू 3 2 इंटू 2, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। अब इनका निकालना है हमें क्या, क्यूब रूट। तो क्या करना पड़ेगा, A1/A2 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 9 अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 4। तो ना तो 9 का कुछ क्यूब रूट होता है, ना 4 का कोई क्यूब रूट होता है। इनके स्क्वायर रूट होते हैं, इनके क्यूब रूट्स नहीं होते हैं। क्लियर? तो
A1 और A2 की वैल्यू हम यहीं तक छोड़ देंगे। क्लियर? ओके, डन। तो इस तरीके से आप सेमी मेजर एक्सिस की या टाइम पीरियड की वैल्यूज को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका रेशियो फॉर्म में वैल्यूज आ गई हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। बस इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस कंपैरिजन के बेसिस पे ही रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, तो आपको कंपैरिजन के बेसिस पर ही इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे सामने आता है प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। तो हमें देखने को मिलेगा प्लैनेटरी मोशन मींस केपलर का प्लैनेटरी मोशंस का प्रूफ, कि आपने कैसे कह दिया कि इक्वल एरिया ही स्वेप्ट आउट होता है। सेकंड लॉ का प्रूफ देखते हैं। तो सपोज करिए प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन के सेकंड लॉ का प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये बताना है dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, इसको टू प्रूफ, इसको प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक इक्लिप्स है और कहाँ लेना है सर? यहाँ के यहाँ कहीं भी ले लो, तुम्हारा मन यहीं ले लेते हैं। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं ये हमारा कुछ एरिया प्लैनेट ने कवर किया है, कुछ एरिया प्लैनेट ने स्वेप्ट किया। मीन्स प्लैनेट यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा तो उसने कुछ एरिया कवर किया होगा, तो हमने कुछ एरिया स्वेप्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AOD। ठीक है, अब कुछ एरिया स्वेप्ट किया हुआ तो कुछ एंगल भी बनाया हुआ है यहाँ पे। अब छोटा सा एरिया है तो छोटा सा हम थीटा मांग लेते हैं। एंगल पढ़ा है ना आप सभी ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस छोटे से एरिया का नाम हमें क्या देना पड़ेगा? यहाँ DA। क्या नाम देंगे हम? DA। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? इसको कांस्टेंट प्रूफ करना है। क्लियर? तो वी नो दैट, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस और नो? प्लीज प्लीज बताइए आप मुझे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब हमें क्या निकालना है? DA ही तो निकालना है। छोटी सी जगह का एरिया भी छोटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अगर ट्रायंगल है इस तरीके से, तो ये जो OA है ये इसका बेस हो गया। ये एंगल है तो ये बेस है और ये इसकी हाइट है। OA नहीं है, AB इसकी हाइट हो गई, OA इसका बेस हो गया। तो बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया है कि ये एक रेडियस है। इसकी क्या है डिस्टेंस? ये एक रेडियस है। ठीक है, एलिप्स की हमने लिखा DA इक्वल्स टू 1/2 इंटू R। आप देखिए ध्यान से, AB क्या है? AB डिस्प्लेसमेंट है कि कितना इसने ये प्लैनेट कितना आगे बढ़ा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो चीज है यहाँ पर जो आगे बढ़ रहा है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, कि पोजीशन A से पोजीशन B पे पहुंच गया। प्लैनेट पोजीशन A से प्लैनेट पोजीशन B पे पहुंच गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम लिख लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे लिए? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू चेंज इन टाइम। हमने टाइम इतना छोटा इसलिए लिया है क्योंकि एरिया भी बहुत छोटा है, तो छोटे एरिया को कवर करने के लिए छोटा टाइम ही लगेगा।
स्मॉल एरिया वांट्स और रिक्वायर्ड स्मॉल चेंज इन टाइम, छोटे एरिया को कवर करने के लिए छोटा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डेल्टा का साइन यूज किया है। यहाँ पे यूज कर सकते हो आप चाहें तो, ये भी छोटे का साइन है, चेंज एरिया छोटा, डेल्टा में छोटा होता है, वो वाला डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा यूज करते हैं, लेकिन करना तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा भी करना चाहो, ये वाला लगाना चाहो ये वाला लगा सकते हो, ये वाला लगाना चाहो ये लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई, ए बी हमारा डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो ए बी की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दी है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू? वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस चेंज इन टाइम को यहाँ इनटू में इक्वल टू के इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा इसी को ऐसा छोटा डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर इंटू वी। यस और नो? कर सकते हैं ना? हाँ। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें m का डिवाइड और m का इंटू डिवाइड इंटू और डिवाइड कर सकता हूँ? अगर हमें किसी भी वैल्यू में अगर मैं एक ही चीज का डिवाइड और एक ही चीज का इंटू करूँ, इसका मतलब क्या है? मैंने 1 का इंटू किया है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से मैंने m का इंटू और m का डिवाइड कर दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है 5/6। अब अगर मैं इसमें इंटू कर दूँ 7/7 का, तो इसका मतलब क्या है? 7 1 7 7 1 7। आखिर मैंने इंटू तो 1 का ही किया ना। तो अगर हम किसी सेम वैल्यू का डिवाइड और सेम वैल्यू का इंटू एक साथ करते हैं, तो एक्चुअली में हमने 1 का मल्टीप्लाई और 1 का डिवाइड किया है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू एक दूसरे से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, dA अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी, मास का डिवाइड और मास का इंटू कर दिया, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। हालांकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसका नाम सुन लिया होगा, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इसका जिक्र आ जाता है। इसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, ये जो तीनों चीजें यहाँ लिखी हैं वही तीनों चीजें यहाँ लिखी हैं, तो क्या मैं इसकी जगह पर एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dA अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/2 इंटू एंगुलर मोमेंटम अपॉन m। क्लियर? dA अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाती है? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी किसकी इक्वल हो जाती है? 1/2 इंटू एंगुलर मोमेंटम इंटू मास। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि मास तो हमेशा ऑब्जेक्ट का रहता है कांस्टेंट, मास तो चेंज होता नहीं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पर, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, बचा क्या? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा। याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके फोर्स को नाम देते हैं हम टॉर्क। क्या नाम देते हैं? टॉर्क। अब ये नई चीज है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस, बट ये फोर्स की ही एनालॉग क्वांटिटी है। फोर्स जैसी ही दिखने वाली एक क्वांटिटी है। फोर्स हमेशा लीनियर ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, जबकि टॉर्क हमेशा सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है।
तो यहाँ पर प्लैनेटरी मोशन में भी ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो दे फॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, तो वो कुछ सर्कुलरली अपने डायरेक्शंस को चेंज करते जा रहे हैं। तो इस मोशन में भी कहीं ना कहीं टॉर्क का एप्लीकेशन यूज होता है, तो इस टॉर्क की वजह से ही प्लैनेट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं। तो जब तक एक्सटर्नली कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगेगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। डू नॉट चेंज, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट का और रेडियस कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के लगाने की वजह से ही आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, और एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट होता ही है, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया दैट dA/dt की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। व्हाट डू यू से, इज इट करेक्ट कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना? ये इसका प्रूफ है, क्योंकि चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम पे और मास पे। मास कभी चेंज होता नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज तभी आएगा जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स प्लैनेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? तो इस लेक्चर में हमने किस किस चीज़ों पे बात की है? इस लेक्चर में हमने मेजॉरिटली बात की है कैपलर्स के लॉ के ऊपर। तो कैपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बताया था, जिन्होंने बताया था कि कैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कैसे घूमते हैं। तो उस बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। हमने कैपलर्स के 3 लॉ को पढ़ा है, जिनमें से पहला लॉ कहता है दैट planets are always revolving in a elliptical path, एक elliptical path में planet घूमते हैं। दूसरा हमें बताया गया है कि जो planets घूमते हैं, जिसका हम अभी प्रूफ कर रहे थे कि जो planet घूमते हैं उनकी जो एरियल वेलोसिटी होती है, मीन्स कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं स्पीड में, कितनी स्पीड के साथ, वो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है planets के मोशन में। थर्ड लॉ ने हमें बताया था कि जो planets ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट व्हाट टाइम शुड बी रिक्वायर्ड, इट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड इट इज द लास्ट प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कैसे एंगुलर मोमेंटम पर आपकी एरियल वेलोसिटी डिपेंड करती है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप दैट अभी आप पढ़ रहे होंगे, मैं अभी जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे शायद मैं अभी यहाँ पर हूँ नहीं, और मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं लौटूंगा तब तक आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को कवर कर चुके होंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे आप। मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़िएगा, इस चीज़ को समझिएगा, और नहीं आता है फिर आप मुझसे बताइए, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में ऑफलाइन मोड पे सब चीज़ें बताऊँगा। लेकिन जितना हो सके आप ट्राई कीजिए, आप समझ जाएं, क्योंकि आप लोगों के पेपर बहुत पास हैं और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी लॉस आपका ना हो पाए। थैंक यू।